नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आयुर्वेद का इतिहास का दूसरा क्लास देखेंगे। कल हमने डेमो क्लास देखा, आज हम लोग दूसरा क्लास देखेंगे। देखिए, दूसरे क्लास में हम लोग पहले जानेंगे आयुर्वेद की पर्यायवाची। ठीक है, आयुर्वेद की परिभाषा तो हमने कल देख लिया और आयुर्वेद का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आयुर्वेद का पर्यायवाची क्या क्या होता है उसको। आयुर्वेद का पर्यायवाची ठीक है, आयुर्वेद का पर्यायवाची। आप लोगों से एग्जाम में आयुर्वेद की पर्यायवाची पूछ सकता है। ठीक है, तो आयुर्वेद की पर्यायवाची हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? शाखा। ठीक है, शाख, ब्लैक वाले से लिखते हैं हम लोग। क्या है? शाखा, शाखा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है विद्या। दूसरा क्या है? विद्या। आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? शाखा हो गई, विद्या हो गई, विद्या के बाद सूत्र हो गया। सूत्र, सूत्र के बाद क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के बाद क्या हो जाएगा? शास्त्र हो जाएगा। ज्ञान के बाद क्या होगा? शास्त्र हो गया। शास्त्र के बाद क्या हो गया? लक्षण हो गया। लक्षण, लक्षण के बाद क्या हो जाएगा? तंत्र। ठीक है, इतना पर्यायवाची हम लोग अगर याद कर लेंगे तो इसमें से कोई न कोई एक एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए ऑप्शन वाला आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, इसमें से या तो 3 दे देगा, एक विपरीत दे देगा, या 3 विपरीत दे देगा, एक इसमें का दे देगा और पूछ लेगा कि आयुर्वेद की पर्यायवाची इसमें से कौन है, या इसमें से बोल देगा कि इसमें से आयुर्वेद की पर्यायवाची कौन नहीं है। ठीक है, 3 अगर सही दे देगा, एक तीन सही दे देगा, एक गलत दे देगा, तो उसमें आपसे पूछेगा कि आयुर्वेद की पर्यायवाची कौन नहीं है। अगर 3 गलत, एक सही दे देगा तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि आयुर्वेद की पर्यायवाची कैसे। देखिए, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन आप एग्जाम में आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? पूछेगा आयुर्वेद की पर्यायवाची शब्द कौन है। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि आयुर्वेद की पर्यायवाची शब्द कौन है। ठीक है, ऑप्शन देगा आपको। ऑप्शन मान लीजिए 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको मान लीजिए दे दिया ज्ञान दे दिया। ठीक है, परिज्ञान दे दिया, आयुष दे दिया। ठीक है, आयुष दे दिया और यूनानी दे दिया। ठीक है, यूनानी दे दिया। तो अगर कुछ क्वेश्चन दे दिया कि आयुर्वेद की पर्यायवाची शब्द कौन है, तो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे ज्ञान दे दिया, परिज्ञान दे दिया, आयुष दे दिया, यूनानी दे दिया। तो आप लोग अगर पर्यायवाची आप लोगों को याद रहेगी तो फर्स्ट ऑप्शन सही आप लोग कर देंगे। ज्ञान, आयुर्वेद की पर्यायवाची क्या होती है? ज्ञान होता है। आयुष आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं होता। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयुष प्लस वेद। तो इसका आधा शब्द आयुष है, न कि आयुष आयुर्वेद की पर्यायवाची है। ठीक है, इसी तरह इसी क्वेश्चन को और अलग ढंग से आपसे पूछ सकता है। जैसे अलग ढंग से आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेते हैं। आयुर्वेद
की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें पूछ रहा है कि आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं है या आयुर्वेद की पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन आपको देगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको देगा, ए बी सी डी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन दे दिया ज्ञान दे दिया, ठीक है, ज्ञान दे दिया। दूसरा दे दिया सूत्र दे दिया। तीसरा आयु दे दिया। चौथा शास्त्र दे दिया। ठीक है, तो आप लोग अगर रटे रहेंगे कि आयुर्वेद की पर्यायवाची ज्ञान होता है, सूत्र होता है, शास्त्र होता है, और आपने पढ़ा आयुर्वेद की पर्यायवाची, अब पूरा नहीं पढ़ा, नहीं, जैसे आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं है, आपने एग्जाम में जल्दीबाजी में यही पढ़ा आयुर्वेद की पर्यायवाची, नहीं को नहीं आप पढ़े, तुरंत आप फर्स्ट ऑप्शन लगा देंगे, नीचे नहीं देखेंगे, आपका आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे दिया आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं है, दिया है ना कि आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 3 जो ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा, इसमें एक गलत रहेगा, यानी आयुर्वेद की पर्यायवाची जो है इसमें से 3 पर्यायवाची है, एक पर्यायवाची नहीं है। तो हमें पता है ज्ञान आयुर्वेद की पर्यायवाची है, सूत्र आयुर्वेद की पर्यायवाची है, शास्त्र आयुर्वेद की पर्यायवाची है, शास्त्र गलत हमने लिखा है, शास्त्र भी आयुर्वेद की पर्यायवाची है, लेकिन आयु आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आयु जैसे आयुर्वेद किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? आयु प्लस वेद, या इसे कर सकते हैं आयुष प्लस वेद। ठीक है, आयुष प्लस वेद या आयु प्लस वेद। ठीक है, आयुर्वेद किन 2 शब्दों से मिलकर बना? आयु प्लस वेद या आयुष प्लस वेद। ठीक है, तो आपसे इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। त्रिगुण, आयुर्वेद में त्रिगुण क्या होता है? ठीक है, तो त्रिगुण हेडिंग डालते हैं हम लोग, त्रिगुण। हमें परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परिभाषा हमें याद नहीं करना है, एग्जाम में त्रिगुण आपसे पूछ सकता है, त्रिगुण क्या? तो त्रिगुण क्या है? सत्व रज तम। त्रिगुण क्या है? सत्व रज और तम। ठीक है, त्रिगुण हो गया हमारा। और जैसे आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है त्रिगुण इसमें से कौन सा नहीं है, या तो त्रिगुण कौन है, तो एक ऑप्शन देगा, या तो पूछ देगा त्रिगुण इसमें से कौन नहीं है, तो ये तीनों देकर एक अलग देगा। ठीक है, पंचमहाभूत, पंचमहाभूत पूछता है, पंचमहाभूत। ठीक है, पंचमहाभूत कौन कौन होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। पंचमहाभूत आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं पंचमहाभूत क्या होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। पंचमहाभूत कौन कौन से हैं आप लोग याद कर लीजिए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये क्या है? पंचमहाभूत है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि पंचमहाभूत इसमें कौन है, पंचमहाभूत कौन नहीं है। ठीक है, पंचमहाभूत के बाद हम लोग आते हैं त्रिदोष पर। त्रिदोष तो हमने कल भी बताया था, आज भी मैं बता दे रहा हूं। त्रिदोष क्या है? वात पित्त कफ। ठीक है, त्रिदोष क्या है? वात पित्त कफ। वात पित्त कफ। ठीक है, त्रिदोष क्या है? वात पित्त कफ। ठीक है,
तो वात किस कंडीशन में होता है, पित्त किस कंडीशन में होता है, कफ किस कंडीशन में होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मनुष्य के अंदर वात पित्त कफ घट जाए या बढ़ जाए तो रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वात, ठीक है, वात के बारे में पढ़ते हैं। वायु प्लस आकाश, वायु प्लस आकाश, वायु प्लस, यही पंच महाभूत में, यही पंच महाभूत से मनुष्य की शरीर बनी है, इसी से रोग उत्पन्न होगा, घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है, वायु प्लस आकाश, यही पंच महाभूत, इसमें दो हो गया, वात में दो हो गया। पित्त में क्या होगा, पित्त का मतलब, पित्त नाम से ही पता चल रहा है जलन की भावना, मतलब जलन वाला। पित्त क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगी। पित्त क्या हो जाएगी, अग्नि हो जाएगी। और कफ क्या होगा, कफ का मतलब भारीपन, कफ, कफ क्या हो जाएगा, कफ हो जाएगा, जल हो जाएगा, जल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी। तो देखिए पंच महाभूत कौन कौन से हो गए, वायु हो गई, आकाश हो गया, अग्नि हो गई, और जल हो गया, और पृथ्वी हो गई। पंच महाभूत अपने क्या क्या हो गए, वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, पंच महाभूत। और पंच महाभूत में वात के अंतर्गत वायु और आकाश आ जाएगा, पित्त के अंतर्गत अग्नि आ जाएगी, और कफ के अंतर्गत जल और पृथ्वी आ जाएगी। तो मनुष्य में देखिए वायु अगर बढ़ जाएगी या आकाश बढ़ जाएगा तो वात की समस्या होगी, पित्त की समस्या, जलन, जैसे आदमी के अंदर गैस की समस्या जो हो जाती है पित्त के वजह से, अग्नि बढ़ जाती है, और जल और पृथ्वी कफ के वजह से भारीपन हो जाता है, जैसे कफ बन जाता है। ठीक है, भारीपन, एक कफ जो खांसी वाला कफ होता है वो नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, त्रिगुण देख लिया, पंचमहाभूत देख लिया, त्रिदोष देख लिया। अब क्या हम लोग देखेंगे, सप्त धातु। आयुर्वेद में सप्त धातु क्या होती है, सप्त धातु। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सप्त धातु। सप्त धातु, सप्त धातु आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, 7 धातुओं से मिलकर बना होगा। सप्त धातु जब नाम है तो वो 7 धातुओं से मिलकर बना होगा। क्या है, रस, रक्त, रस है, रक्त है, रस, रक्त, मांस, मेद, मेद, अस्थि, अस्थि, मज्जा। कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6, रस, शुक्र, मज्जा के बाद क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। तो जैसे आप लोग मैदे हैं, ठीक है, आप लोग कोई चीज खाएंगे या कोई भोजन आप खाते हैं तो वो रस के रूप में होगा, रस के बाद रक्त में जाएगा, रक्त के बाद मांद में, फिर मेद, फिर अस्थि में, फिर मज्जा, फिर उसका क्या बनेगा, शुक्र बनेगा। तो ये सप्त धातु क्या है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो सप्त धातु अगर आपसे पूछे क्या है तो सप्त धातु रस, रक्त, मांद, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सप्त धातु क्या है, रस, रक्त, मांद, मेद, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, ओज, इसके बाद क्या होता है, ओज बनता है। ठीक है, ओज, सप्त धातु के बाद ओज। आयुर्वेद में सर्वभूत धातु ओज है, आयुर्वेद में सर्वभूत धातु, आयुर्वेद में सर्वभूत धातु क्या है, आयुर्वेद में सर्वभूत धातु ओज है। ठीक है, आपसे ओज है, आपसे कुछ
क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयुर्वेद में सर्वभूत धातु कौन सी है? ओज है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया? त्रिगुण पढ़ लिया, पंचमहाभूत पढ़ लिया, त्रिदोष पढ़ लिया, सप्तधातु पढ़ लिया, ओज पढ़ लिया। अब हम लोग लास्ट आज यहीं पर क्लास खत्म करेंगे, अग्नि पढ़ेंगे। अग्नि कितने प्रकार की होती है और अग्नि के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। अग्नि, आयुर्वेद में अग्नि कितने प्रकार की होती है? अग्नि 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक है, जठराग्नि, तत्वाग्नि, भूताग्नि। पहला क्या है? जठराग्नि। पहली क्या है? जठराग्नि। दूसरी क्या है? भूताग्नि। पहली क्या है? जठराग्नि। दूसरी क्या है? भूताग्नि। और तीसरी क्या है? धत्वाग्नि। तो आयुर्वेद में कितनी अग्नियां होती हैं? 3। आयुर्वेद में 3 अग्नियां होती हैं, जठराग्नि, भूताग्नि, धत्वाग्नि। ठीक है, तो यहीं पर इस क्लास को आज हम लोग खत्म करेंगे। कल से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आयुर्वेद में जैसे जो शब्द होते हैं उसका हिंदी अर्थ जानेंगे। जैसे जांघम शब्द होता है, पार्थिव होता है। तो जांघम क्या होता है? जीव जंतु से। पार्थिव क्या होता है? खनिज से होता है। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों को हम नए नए शब्दों को लेकर आएंगे। जैसे अतियोग होता है, मिथ्या योग होता है, तो ऐसा शब्द इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा और उसका हिंदी अर्थ जानना जरूरी होता है। जैसे अतियोग हो गया। ठीक है, तो अतियोग आपसे आयुर्वेद में पूछ दिया तो मान लीजिए इसी परिभाषा में अतियोग हमने बता दिया। अब आपको अतियोग के बारे में नहीं पता होगा तो उसका मतलब नहीं निकल कर आपके सामने आएगा। अतियोग का मतलब हो जाएगा अधिक। मिथ्या योग का मतलब क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, जैसे मिथ्या लोग नहीं बोलते हैं कि मिथ्या है, गलत। ठीक है, इस प्रकार। और जैसे इसमें सत्व, रज, तम, इसका मतलब कल हम बताएंगे। ठीक है, सत्व का मतलब क्या होता है, रज का मतलब क्या होता है, तम का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।